Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 आज हम फिनिश करने वाले हैं। ऑलरेडी सेक्शन 53 तक मैं कवर करवा चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 54 टू सेक्शन 62 डील करने वाले हैं। तो सेक्शन 35 से सेक्शन 62 तक ये चैप्टर दिया गया है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, कि जब किसी को अरेस्ट करना हो तो कौन अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है, वो सारे के सारे, और अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो ऑलरेडी हम इन सेक्शंस में कवर कर चुके हैं। आज जो डील करने वाले हैं वो सेक्शन 54 आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में भी यहाँ हम पढ़ेंगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट का टॉपिक है ये आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड क्या होती है और कौन कर सकता है। तो सेक्शन 54 में आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो अरेस्टेड पर्सन के की जाती है, और ये किस लिए आवश्यक है, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, ताकि पहचान हो सके क्या ये वही पर्सन है जिसने अपराध किया है। और ये किसके द्वारा की जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड? पुलिस ऑफिसर जो एसएचओ है, पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। किससे रिक्वेस्ट कर सकता है? किसी भी मजिस्ट्रेट से, किसी कोर्ट से जिसको ज्यूरिसडिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट से जिसको अधिकारिता है, या उस न्यायालय को जिस न्यायालय को अधिकारिता है। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, कि किसी भी पर्सन के द्वारा या पर्सन्स के द्वारा उस पर्सन की, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसकी पहचान करवाई जा सकती है। कौन कर सकता है इसको, आइडेंटिफिकेशन परेड को? कि पुलिस ऑफिसर कोर्ट्स को रिक्वेस्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। और जेल में ये आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है, हाँ वहाँ भी ये आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस क्या है? अनिवार्य है। यदि मजिस्ट्रेट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, केवल पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट है जब अरेस्टेड पर्सन की शिनाख्त परेड चल रही है, तो क्या तब भी हम उस आइडेंटिफिकेशन परेड को रेलेवेंट मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉज के थ्रू बताया कि यदि मजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, केवल पुलिस ऑफिसर ने आइडेंटिफिकेशन परेड की है, तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड केवल स्टेटमेंट के तौर पे ली जाएगी, न कि कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे, संपुष्टि के तौर पे उसको नहीं लिया जाएगा। वो जो साक्ष्य है वो रेलेवेंट साक्ष्य नहीं माना जाएगा। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होना आवश्यक है, तभी उसे हम कोरोबोरेटिव एविडेंस मानेंगे। कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है, शिनाख्त करवाई जाती है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जिसने भी उसे देखा है, तो ताकि वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो अरेस्टेड पर्सन है, वो पहचाना जा सके, उसकी पहचान हो सके, क्या ये वही पर्सन है जिसने अपराध किया है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन परेड को सेक्शन 54 में दिया गया है। जुडिशियरी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बेस्ड, कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कौन से उसमें दी गई है, सेक्शन 54 में बीएनएसएस में, और सेक्शन 7 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों में क्या दी गई है? आइडेंटिफिकेशन परेड को बताया गया है किसके द्वारा की जाती है। ये पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है। और किस लिए की जाती है? ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके कि ये वही व्यक्ति अभियुक्त है या नहीं। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 54 में दी गई है। इसका एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो कहता है, इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड, कि वो पर्सन जो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो पहचान कर रहा है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मेंटली और फिजिकली क्या है? डिसेबल्ड है। कि वो जो पर्सन जो आइडेंटिफाई, जो शिनाख्त कर रहा है उस अरेस्टेड पर्सन की, वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी उसको अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट ही की जाएगी, कि मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में की जाएगी। और यहाँ पर क्या दिया है कि मेथड ऑफ, ताकि वो मजिस्ट्रेट क्या इंश्योर कर सके, उन मेथड्स को, वो जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का, उनको क्या कर सके? उसको सुपरवाइज कर सके, कि पर्सन जो भी आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या वो इससे कंफर्टेबल है, इस प्रोसेस से? कहीं वो व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिजिकली कहीं डिसेबल्ड है, तो वो डर तो नहीं रहा है, या फिर उसको अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है,
या उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उस पर्सन को देखकर, तो यहाँ पर उसके लिए मजिस्ट्रेट का सुपरविजन जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है इसी आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो होगा वो शैल बी रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड किया जाएगा किस तरीके से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, कि वो उसकी रिकॉर्डिंग होना अनिवार्य है। तो ऐसे पर्सन के लिए इस प्रोविजो में परंतुक में क्या बताया है कि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस अनिवार्य है। इवन उसका सुपरविजन होना चाहिए, जिस तरीके से वो व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है उस समय मजिस्ट्रेट का सुपरविजन क्या है, अनिवार्य है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसकी रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे पर्सन्स की लैंग्वेज वही समझ सकते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है उसमें उसके जेस्चर्स भी रिकॉर्ड होते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसको बाद में भी हम साक्ष्य के तौर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजो में ये दिया गया है कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जब आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन 55 कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, डेप्यूट कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को, किस चीज़ के लिए कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, बिना वारंट के। बट ये जो ऑर्डर दिया है पुलिस ऑफिसर ने ये राइटिंग में होना चाहिए। इस सेक्शन में क्या दिया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है राइटिंग में, ऑर्डर दे सकता है राइटिंग में कि आप उस पर्सन को, जो भी पर्सन है जिसको भी अरेस्ट करना है उसको अरेस्ट करिए। तो उस पर्सन को जिसको ये वारंट राइटिंग में मिला है वो भी क्या कर सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है उस किसी भी व्यक्ति को जिसको भी अरेस्ट करना है, जो उस ऑर्डर में जिसका नाम और वो सब लिखा गया है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। यहाँ पर एक ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्या दे सकता है, राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है कि विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो किसी भी व्यक्ति को जिसको ऑथराइज्ड है वो जो सीनियर ऑफिसर है अरेस्ट करने के लिए। तो ये सेक्शन 55 कहता है। नेक्स्ट जो इसका सबसेक्शन 2 भी है कि जो सबसेक्शन 1 में दिया गया है, शैल नॉट डेरोगेट सेक्शन 35। अब 35 क्या था कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ये सभी पुलिस ऑफिसर्स को क्या है, पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं उन कंडीशंस में जो 35 में दी गई हैं। तो अगर इस पुलिस ऑफिसर ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यदि अपने जूनियर को अरेस्ट करने के लिए राइटिंग में ऑर्डर दे दिया, तो क्या इस सीनियर पुलिस ऑफिसर की पावर्स नहीं होंगी अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, इसकी भी पावर बनी रहेगी। यहाँ पर सेक्शन 35 में इसको क्या किया गया है कि यहाँ सेक्शन 35 में उस पुलिस ऑफिसर की पावर्स बनी रहती है जो राइटिंग में ऑर्डर दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। तो ये सब सेक्शन 1 कभी भी इस पुलिस ऑफिसर की, सीनियर पुलिस ऑफिसर की पावर को डेरोगेट नहीं करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 56, ये कहता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो हेल्थ और सेफ्टी की और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 56 में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57। सेक्शन 57 कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो वो उसको कहाँ प्रोड्यूस करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करता है। जितना जल्दी हो सके वो मजिस्ट्रेट या एसएचओ के पास लेकर जाएगा, और यदि उसको बेल ग्रांट की गई है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को, तो उस कंडीशन के अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जितना जल्दी हो सके। यहाँ अरेस्टेड पर्सन की बात की गई है सेक्शन 57 में कि अरेस्टेड पर्सन को कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर टाइम पीरियड अभी नहीं बताया है, नेक्स्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बताया 24 आवर्स वाली बात को। तो नो डिटेंशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन मोर देन 24 आवर्स, ये 24 घंटे से ज़्यादा क्या नहीं रख सकता है, पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके नहीं रख सकता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए, और यदि नहीं भी होती है तो वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस कर देगा।
तो क्या 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना असेंशियल है? यस, यहाँ पर सेक्शन 58 इसको असेंशियल बनाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना असेंशियल है। और जो जर्नी का टाइम पीरियड है, जो नेसेसरी टाइम पीरियड है किसके लिए? जर्नी के लिए, यानी उस पर्सन को लाया जाता है, रास्ते का जो टाइम पीरियड है वो घटाकर 24 आवर्स को हम काउंट करेंगे। तो यहाँ जर्नी का पीरियड उसमें 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है 24 घंटे के अंदर अंदर जर्नी के टाइम पीरियड को छोड़कर, उस सफर के टाइम पीरियड को छोड़कर 24 घंटे में प्रोड्यूस करता है। यदि उस समय, जिस समय वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके ला रहा है, उस समय न्यायालय बंद है, कोर्ट बंद है, तो फिर उस पर्सन को कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा? तो उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के घर पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है तो मजिस्ट्रेट के घर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है यदि न्यायालय बंद है तो नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कौन से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा, कि अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा या किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसको अधिकारिता भी नहीं है। जहां से भी जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस एरिया के मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर साफ दिया गया है कि प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट वेदर द मजिस्ट्रेट हैज ज्यूरिसडिक्शन और नो ज्यूरिसडिक्शन, चाहे उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता हो चाहे नहीं हो, तो भी उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को हम उस अधिकारिता वाले जहां से भी उसको अरेस्ट किया है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 59। सेक्शन 59 कहता है कि ये जो पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, विदाउट वारंट इनकी रिपोर्ट देनी असेंशियल है। किसको? या तो डीएम को दी जाएगी या फिर एसडीएम को दी जाएगी। तो एसएचओ कौन देता है ये रिपोर्ट? एसएचओ, जो पुलिस स्टेशन का जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो क्या करता है, वो डीएम को क्या करता है, रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। और यदि डीएम चाहे तो वो ऑर्डर दे सकता है कि एसडीएम के समक्ष प्रोड्यूस की जाए वो रिपोर्ट। तो यहाँ पर एसएचओ क्या करता है? डीएम को रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। कौन सी वाली रिपोर्ट देता है? एप्रीहेंशंस की विदाउट वारंट, बिना वारंट के जो भी अरेस्ट किए गए पर्सन्स हैं उनकी रिपोर्ट डीएम को देनी असेंशियल है सेक्शन 59 में। नेक्स्ट है सेक्शन 60। ये कहता है डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन, बॉन्ड, बेल बॉन्ड और स्पेशल ऑर्डर, कि किसी पर्सन को डिस्चार्ज करना है। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो डिस्चार्ज इसका कीवर्ड है कि अगर उसे, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उससे क्या करना है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि छोड़ सकता है। तो क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के, या किसी भी तरीके से उसको क्या वो ऐसे ही छोड़ सकता है? तो आंसर यहाँ सेक्शन 60 देता है कि अरेस्टेड पर्सन को बॉन्ड पर छोड़ा जाएगा, कि या तो उसका पर्सनल बॉन्ड फिल करवाना है या फिर बेल बॉन्ड पर कोई भी गारंटर जो है उससे भी क्या करवाना है, फॉर्म फिल करवाना है। तो यहाँ बेल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर से भी उसको छोड़ा जा सकता है। अदरवाइज नॉट, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा, केवल उसके पर्सनल बॉन्ड पर, बेल बॉन्ड पर या स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पर ही उस पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को छोड़ा जाएगा, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट है सेक्शन 61। ये कहता है री अरेस्ट, ओनली दिस इज द कीवर्ड, री अरेस्ट, कि किसी पर्सन को, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, मान लीजिए वो छुड़वाने की कोशिश करता है या वहां से भागने की कोशिश करता है कस्टडी में से, या फिर कोई और उसको छुड़वाने की कोशिश करता है और वो वहां से भाग जाता है, तो क्या उसका पीछा करके फिर से अरेस्ट किया जा सकता है? उसका पीछा करके फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। धारा 61 में, सेक्शन 61 में इसको हम री अरेस्ट बोलेंगे। ऑलरेडी अरेस्टेड पर्सन था, भाग गया था, फिर से अरेस्ट किया है, इसलिए हम इसका कीवर्ड री अरेस्ट रख सकते हैं कि उसको फिर से पकड़ा जाएगा। और कौन से रूल्स और रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल होंगे, उस अरेस्टेड पर्सन पे सेम वही रूल्स और रेगुलेशन जो हम उसको फर्स्ट टाइम जब अरेस्ट किया था, वही सेम रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे जब हम उसे री अरेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 62। ये है अरेस्ट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू BNSS, कि ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 62।
ये कहता है कि अरेस्ट जो की जाएगी वो BNSS के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग की जाएगी और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस ही की जाएगी, कि BNSS के तहत ही अरेस्ट की जाएगी इन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, या फिर कोई अदर अधिनियम है जिसमें अरेस्ट का दूसरा मेथड बताया है तो वो उस तरीके से की जाएगी। सेक्शन 62 इसके बारे में बताता है कि अरेस्ट कैसे की जाएगी। तो BNSS के तहत ही जो प्रोविजंस दिए गए हैं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दीज प्रोविजंस अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है सेक्शन 62 में। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जुडिशरी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 54 की आइडेंटिफिकेशन कहाँ हो रही है, BNSS के तहत कहाँ हो रही है, धारा 54 में, सेक्शन 54 में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कहाँ हो रही है, सेक्शन 7 में। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कौन करवाता है, और ये आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने का प्रोसीजर क्या है। प्रोविजो से भी पूछा जा सकता है, प्रोविजो से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वो पर्सन डिसेबल्ड है तो आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी। आपको ये दो ऑप्शन दे सकते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट दिया जा सकता है, और आइडेंटिफिकेशन जो है शैल बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन। तो ये दोनों आपको क्या दिया जा सकता है ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन दे सकते हैं बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनकर आ सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 55 की पुलिस ऑफिसर जो है वो डेप्यूट कर सकता है। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस सेक्शन को आप सेमी वारंट से भी कर सकते हो, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, वारंट किसी और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दे रहा है अरेस्ट करने के लिए। तो ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है सेक्शन 55 का। और नेक्स्ट जो है सेक्शन 56 है हेल्थ और सेफ्टी, ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। प्री के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा अरेस्टेड पर्सन के। और सेक्शन 57 और 58 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे वाली बात बताई है 58 में कि कितने टाइम में उसको प्रोड्यूस करना एसेंशियल है। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जर्नी के टाइम को घटाकर, ये वाला ऑप्शन भी होता है, तो इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो कि किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस, चाहे उसे अधिकारिता हो या नहीं हो। नेक्स्ट सेक्शन 59 से ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्री का क्वेश्चन है कि SHO किसको रिपोर्ट देता है एप्रीहेंशंस की यानी अरेस्ट की, तो DM को देता है। और अब ये BNSS में नया SDM वाला प्रोविजन भी डाल दिया गया है। यदि DM बताता है कि SDM को देना है तो SHO SDM को क्या करेगा, इन एप्रीहेंशंस की रिपोर्ट को देगा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगेन सेक्शन 60 डिस्चार्ज, कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, बॉन्ड पर, बेल बॉन्ड पर, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। तो यहाँ सेक्शन 60 ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 61 री अरेस्ट, यही इसी कीवर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि फिर से अरेस्ट करना यदि वो भाग जाता है तो। नेक्स्ट 62 ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चन हैं, ये सारे प्री के क्वेश्चन हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो स्ट्रिक्टली इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है, मैच द इन सेक्शन से आपको मैच द फॉलोइंग दिया जा सकता है कि आइडेंटिफिकेशन है तो सेक्शन 54 को कहीं और लिख देंगे तो आपको उसको मैच करना होगा, या फिर आपको री अरेस्ट का प्रोविजन कहाँ पर है तो उसको भी 61 लिख देंगे सेक्शन, उससे मैच करना होगा। हेल्थ और सेफ्टी वाली जो है वो एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ सेक्शन 56। तो आपको सेक्शंस भी याद होने चाहिए। क्या सारे सेक्शंस याद होने चाहिए? बिल्कुल सारे सेक्शंस याद होने चाहिए अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 54 टू सेक्शन 62 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।